बाबा पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर मार खा रहे हैं, नेता पूजा कर रहे हैं और पूजा करने वाले देश चला रहे हैं। तो जब पूरा सिस्टम ही रीऑर्डर हो चुका है तो आप जब सवाल करते हैं चुनाव आयोग से तो जवाब देने बीजेपी आती है, जब आप बीजेपी से सवाल करते हैं तो एक बाबा जवाब देने आता है, जब आप बाबा से सवाल करते हैं तो कुछ गुंडे आपके घर आते हैं। समस्या ये है कि इस देश में मीडिया का जो टेम्परामेंट है वो पिछले 10-12 साल में एकदम बदल गया है। आप इससे पहले देखेंगे तो ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह से सवाल नहीं होते थे। 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने अपने लगभग 125 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई भी घटना होती थी या मनमोहन सिंह विदेश दौरे से वापस आते थे तो एयरपोर्ट पे ही आपने देखा होगा नीरज जी, माइक लग जाते थे और पहले प्राइम मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते थे। अभी प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते हैं और जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। वो ये बताते हैं कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। आप लोग ये भी सुन लीजिए, तो अपने मन की बात बता रहे हैं, उनके मन की बात सुन सुन के मेरा मन भी उनके जैसा हो जाएगा। तो फिर जब एक ही आदमी के मन की बात से देश चल रहा है तो फिर बाकी लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? अनाज मिलता रहेगा, खाते रहिए, मन की बात सुनते रहिए। गंदी हवा, गंदा पानी, गंदी नदियाँ, दूध में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, नकली पनीर, क्वेश्चन पेपर लीक, फाइटर जेट क्रैश, रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन रही है, हॉस्पिटलों की हालत हद से ज्यादा घटिया होना, एजुकेशन पे किसी का ध्यान न जाना, बेरोजगारी अपने चरम पे है, करप्शन ने देश को अंदर से खोखला कर रखा है, बिकी हुई मीडिया, पुलिस की गुंडागर्दी, पूरा का पूरा जंगल काटा जा रहा है और तुम्हारा वोट चोरी हो चुका है। अब कोई मुझे ये बताए कि ये जो अच्छे दिन आ रहे थे इसको आने में और कितना टाइम लगेगा? बड़ा ही डिमांडिंग क्वेश्चन है पब्लिक का कि प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। तो चलिए जनता के इस क्वेश्चन का आंसर भी आज दे ही देते हैं। पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं कि इन्होंने कितना बोला और कितना किया। मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत मिशन फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, उल्टा सारे रेपिस्ट इन्हीं के पार्टी में ही भरे पड़े हैं। नोटबंदी फेल, पब्लिक को आज तक समझ में नहीं आया कि नोटबंदी हुआ क्यों था। पॉल्यूशन कंट्रोल फेल, सबको पता है कि भाई दिल्ली में क्या हालत है। इन्होंने बोला महंगाई कम करेंगे फेल, काला धन वापस लाएंगे फेल, 2023 तक बुलेट ट्रेन देने का वादा फेल, और इनके सबसे बड़े वादों में से एक वादा ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे फेल। इन्होंने ही बोला था कि $1 की कीमत 40 रुपए हो जाएगी, वो भी 90 पहुंच चुकी है। किसानों की आय दुगनी कर देंगे फेल, इन्होंने खुद किसानों के ऊपर लाठियां बरसवाई। हर खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, ये भी फेल। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भी फेल। महिला सुरक्षा फेल, उल्टा सिर्फ 2 सालों के अंदर 13 लाख से ज्यादा लड़कियां गायब हो गयी। सबका साथ सबका विकास फेल, विकास तो हुआ लेकिन सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों का हुआ। वन नेशन वन टैक्स फेल, स्किल इंडिया फेल, हम सबको पता है कि भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। शिक्षा की क्रांति फेल, आतंकवाद खत्म करेंगे फेल, पर्यावरण की रक्षा फेल, उल्टा सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। 2024 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी का वादा फेल, 2026 लग चुका है, अभी $4 ट्रिलियन पर ही है। पेपर लीक का वादा फेल, उल्टा हर पेपर अब लीक ही होता है। 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा फेल, तुम 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, एक स्मार्ट गांव दिखा दो मुझे। भारत विश्वगुरु होगा, ये भी फेल। मीडिया स्वतंत्र होगी, ये भी फेल, उल्टा इन्होंने खुद मीडिया को ही खरीद लिया। अब लोग आकर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री इन 10-11 सालों में 80 से भी ज्यादा बार विदेशों की यात्रा कर चुके हैं और ये आंकड़ा 80 से 100 होता अगर 2 साल कोविड ना होता तो। अब ये काम मीडिया का है कि वो सरकार से सवाल पूछे, लेकिन वो सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं करते हैं। हम हिम्मत करते हैं तो आप सपोर्ट दिखाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार। आमतौर पर ना जब भी हम किसी देश की इकोनॉमी या उसके पूरे सिस्टम को देखते हैं 3 सालों तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेडिकल डायग्नोसिस हो। हाँ, वो सीधा सा हिसाब लगता है। राइट, मतलब मान लीजिए किसी की हड्डी टूटी है, हाँ, तो वो सीधे अस्पताल जाएगा, एक्सरे करवाएगा, हाँ, और डॉक्टर क्या करेगा? वो बस उस सफेद टेढ़ी लाइन की तरफ इशारा करेगा और कहेगा कि भाई ये रही समस्या। एग्जैक्टली, बात खत्म, इलाज शुरू। हम इंसानों को ना चीजें ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की आदत होती है। बिल्कुल, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ये 2 ही चीजें दिखती हैं। लेकिन जब हम आज के इस डीप डाइव के विषय पर आते हैं ना, मतलब आज के युवाओं और उनके रोजमर्रा के संघर्ष की दुनिया में कदम रखते हैं, तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कहा, वो धुंधला हो जाता है सब कुछ। हाँ, आज हम जिस डेटा और स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उनके खिलाफ की गई प्रमुख आलोचनाओं का एक पूरा कलेक्शन है। राइट, और इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़े, एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ किसी भी तरह की राजनीति करने नहीं बैठे, मतलब ना हम वामपंथी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं ना दक्षिणपंथी। हमारा मकसद
मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम बस इन दावों और रिपोर्ट्स को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना है। बिल्कुल, ताकि हम ये समझ सके कि आखिर हाल ही में कॉलेज से निकले ग्रेजुएट्स और युवाओं के साथ असल में हो क्या रहा है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार के समर्थक कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आ रहा है, नए हाईवे बन रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो सोर्स मटेरियल में युवाओं का दर्द दर्ज है ना, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहा है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन आज की चर्चा का कोर है। मतलब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को एक युवा के नजरिए से देखें, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शिक्षा से और परीक्षाओं से। हम सिस्टम के साथ उनका पहला जो सीधा आमना सामना होता है ना, वो परीक्षा हॉल में ही होता है। और डेटा ये साफ दिखाता है कि ये जो पहली सीढ़ी है वही कितनी खोखली हो चुकी है। मतलब आप पेपर लीक वाले मुद्दे की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली, खासकर नीट जैसी बड़ी परीक्षाएं। नीट का तो नाम सुनते ही लाखों परिवारों का जो स्ट्रगल है वो सामने आ जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक उम्मीद है। हाँ, गरीबी से बाहर निकलने का टिकट है। रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि कैसे परिवार अपनी पीढ़ियों की जमा पूंजी तक बेच देते हैं, पुश्तैनी जमीनें बेच देते हैं कोचिंग और हॉस्टल की फीस भरने के लिए। राइट। और फिर इतने सालों की तपस्या के बाद परीक्षा से ठीक एक रात पहले खबर आती है कि पेपर तो व्हाट्सएप पर बिक रहा है। ये बहुत और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। नहीं, स्रोतों का जब आप गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये करोड़ों रुपए की एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुकी है। एक पूरा इकोसिस्टम है जो सिस्टम की इन खामियों का फायदा उठा रहा है। और जब इस लेवल पर धांधली होती है ना, तो स्टूडेंट पे क्या असर होता होगा जो ईमानदारी से पढ़ रहा है? वो मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाता है। जो पैसे वाले हैं वो सिस्टम खरीद लेते हैं और होनहार छात्र पीछे रह जाता है। इसको अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं। आप पूरी ईमानदारी से पसीना बहा रहे हैं, लेकिन रेस शुरू होने पे पता चलता है कि कुछ अमीर धावकों को आयोजकों ने पहले ही कार से फिनिश लाइन पे छोड़ दिया। एग्जैक्टली, मतलब खेल शुरू होने से पहले ही नियम बदल दिया। तो क्या इसका असर सिर्फ उस एक परीक्षा तक ही रहता है? नहीं, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये सिर्फ एक एकेडमिक नुकसान नहीं है। इसका सबसे खतरनाक नतीजा ये होता है कि युवाओं के मन में ये बैठ जाता है कि अब कड़ी मेहनत का कोई फायदा नहीं। हाँ, कि सफलता की कोई गारंटी बची ही नहीं है। ये ना सिस्टमैटिक ट्रस्ट के टूटने का मामला है। राइट। और ये अविश्वास सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। राज्य स्तर की पुलिस भर्तियां, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम लीक हुए हैं या कैंसिल हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। बताइए। मान लीजिए सरकारी नौकरियों में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम तो हर दिन स्टार्टअप बूम की बातें सुनते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, तो क्या ये चीजें इतनी नौकरियां पैदा नहीं कर रही हैं कि युवा इस सरकारी एग्जाम के चक्कर से बाहर निकल सकें? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और सरकार के समर्थक यही तर्क देते भी हैं। लेकिन डेटा कुछ और कह रहा है। एग्जैक्टली, आलोचकों का डेटा इसे जॉबलेस ग्रोथ कहता है, रोजगार विहीन विकास। हाँ, मतलब हाईवे बन रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीजें उस स्पीड से क्वालिटी जॉब्स पैदा नहीं कर रही हैं जिस स्पीड से हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स में आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हमारे सामने वो दर्दनाक एग्जाम्पल्स आते हैं जहां चपरासी के कुछ 100 पदों के लिए हजारों पीएचडी और एमटेक वाले लाइन में खड़े होते हैं। राइट। अब सोचिए, जब कोई इतना पढ़ा लिखा युवा इस हताशा में पहुंच जाता है तो वो अफसरों की इकोनॉमी का हिस्सा नहीं रह जाता। तो वो क्या बन जाता है? वो इकोनॉमी ऑफ सर्वाइवल में आ जाता है, बस किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद। मतलब उसकी एनर्जी अब करियर बनाने में नहीं, सिर्फ एक सेफ कोना ढूंढने में खर्च हो रही है। ये शिफ्ट बहुत भयानक है। अफसरों की तलाश से हटकर सिर्फ सर्वाइवल। हाँ। और मान लीजिए इस पूरी लड़ाई के बाद सिस्टम से लड़कर वो युवा किसी तरह एक छोटी सी नौकरी पा भी लेता है, तो क्या मुश्किलें खत्म हो गई? सोर्स मटेरियल के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। हाँ, महंगाई की मार। मैंने कहीं एक उपमा पढ़ी थी जो यहाँ एकदम फुट बैठती है। क्या थी वो? ये ऐसा है जैसे कोई एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है और कोई लगातार उसकी स्पीड बढ़ा रहा है और साथ ही कमरे की ऑक्सीजन भी कम कर रहा है। एग्जैक्टली। ट्रेडमिल की बढ़ती स्पीड यहाँ महंगाई है, रसोई गैस, पेट्रोल, किराया, और घटती ऑक्सीजन है उसका वेतन। राइट, जो महंगाई के हिसाब से बढ़ ही नहीं रहा है।
स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मिडिल और लोअर इनकम वालों पर इसका कितना क्रूर असर है। जब एक नया फ्रेशर अपनी पहली जॉब शुरू करता है तो वो कुछ सपने देखता है ना, हाँ, कि कुछ पैसे बचाएगा, इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जब महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और 5 तारीख तक उसका 80% हिस्सा सिर्फ किराया और मेट्रो पास में चला जाता है, हाँ, पेट्रोल का बिल चुकाने में खत्म हो जाता है, तो वो अंदर से टूट जाता है। और अब यहाँ ना एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है हमारे सोर्सेज से, कॉर्पोरेट पक्षपात वाली। हाँ, जब वो युवा पाई जोड़ रहा है उसी वक्त वो न्यूज में कुछ और ही सुनता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार कुछ बड़े व्यापारिक घरानों जैसे अडानी ग्रुप के बहुत करीब है और उन्हें अनुचित लाभ पहुंचा रही है। राइट, और इसी के साथ वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा जुड़ा है, जिसने पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। एक आम 23 साल का युवा जो अपना किराया नहीं दे पा रहा है, उसे इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स या अडानी विवाद से क्या मतलब? क्या ये सिर्फ नेताओं की टीवी डिबेट का मुद्दा नहीं है? देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इनके तार बहुत गहराई से जुड़े हैं। वो कैसे? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मैकेनिज्म क्या था? ये कंपनियों को बैंकों के जरिए सीक्रेट तरीके से करोड़ों का चंदा देने की सुविधा देता था। मतलब जनता को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी किसे पैसा दे रही है। राइट, और इसीलिए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बोला। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इसका उस युवा के जीवन से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जब नीतियां पारदर्शी नहीं होती तो ऐसा माहौल बनता है जहां सिर्फ वो बड़े घराने फलते फूलते हैं जिनकी पॉलिटिकल पहुंच होती है। बिल्कुल। अब उस 23 साल के फ्रेशर की कल्पना कीजिए। मान लीजिए उसके पास कोई शानदार बिजनेस आइडिया है, वो स्टार्टअप करना चाहता है। हाँ, लेकिन जब वो देखता है कि पूरा सिस्टम, बैंक लोन, सरकारी ठेके, सब कुछ सिर्फ कुछ बड़े कॉर्पोरेशंस के फेवर में है, तो वो डर जाता है। उसे लगता है कि इस मार्केट में उसके जैसे छोटे खिलाड़ी के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। किसानों को लगता तो नतीजा ये होता है कि वो रिस्क लेने से पीछे हट जाता है। एग्जैक्टली, वो अपना सपना मार देता है और वापस उसी कम सैलरी वाली सेफ जॉब में लग जाता है। मतलब ये कॉर्पोरेट पक्षपात सीधे तौर पर उसकी एंटरप्रेन्योर बनने की हिम्मत को खत्म कर रहा है। बिल्कुल, ये एक अदृश्य दीवार है। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन हमारा स्रोत सामग्री यही खत्म नहीं होता। नहीं, एक तीसरा और बहुत क्रिटिकल हिस्सा भी बाकी है। हाँ, जो इस नैरेटिव को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। बात सिर्फ वॉलेट या जॉब की नहीं है, बात उस सोशल और डेमोक्रेटिक माहौल की है जिसमें वो युवा जी रहा है। हाँ, रिपोर्ट्स में उन घटनाओं का जिक्र है जिन्होंने देश में अस्थिरता का माहौल बनाया। तो जैसे इस लिस्ट में सबसे ऊपर 2023 की मणिपुर हिंसा है, जो सरकार की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक रही है। राइट, सोर्सेज बताते हैं कि वहाँ एथनिक वायलेंस हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हो गए और राज्य महीनों तक जलता रहा। और क्रिटिक्स का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि केंद्र सरकार का रिस्पांस बहुत स्लो था। महीनों तक इंटरनेट बंद रहा और प्रधानमंत्री की चुप्पी पे भी सवाल उठे। इसके अलावा किसानों का विरोध प्रदर्शन भी है, जहां वो अभी भी एमएसपी की लीगल गारंटी मांग रहे हैं। हाँ, और इसी के साथ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के दावों का भी जिक्र है। मतलब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो इस्तेमाल। विपक्ष का आरोप है कि वो सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए हो रहा है। और बात सिर्फ नेताओं तक नहीं है ना, फ्री स्पीच पे भी दबाव की बात है। स्वतंत्र पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स और यूट्यूबर्स तक पर कार्रवाइयां, उन्हें गिरफ्तार करना या इंटरनेट शटडाउन करके आवाजें दबाना। और लद्दाख में चीन की घुसपैठ को लेकर भी ट्रांसपेरेंसी की कमी का आरोप है। ये सारी चीजें मिलकर ना एक बहुत ही अशांत तस्वीर बनाती है। अब यहाँ मुझे फिर से भी डेविल्स एडवोकेट वाला सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। जब कोई युवा जॉब ढूंढने में लगा है, अपनी EMI की टेंशन में है, तो क्या सच में मणिपुर पत्रकारों की गिरफ्तारी या चीन बॉर्डर का विवाद उसकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है? मतलब क्या एक आम शहरी युवा सच में इन बातों की परवाह करता है? सतह से देखेंगे तो लगेगा कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक पैटर्न उभरता है। सार्वजनिक विश्वास में कमी या ओवरऑल इंस्टेबिलिटी। वो कैसे? आज के युवा की इकोनॉमी क्या है? वो गिग इकोनॉमी में है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसके क्लाइंट्स ऑनलाइन है। हाँ, सब कुछ डिजिटल है। अब सोचिए, जब सरकार विरोध दबाने के लिए हफ्तों तक इंटरनेट बंद कर देती है, चाहे मणिपुर हो या कश्मीर या पंजाब, हरियाणा, हाँ, तो वो कोई छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव कदम नहीं होता। वो उस युवा की रोजी रोटी काट देता है। एग्जैक्टली। बिना इंटरनेट के एक ग्राफिक डिजाइनर काम कैसे करेगा? या
एक ऑनलाइन ट्यूटर अपनी क्लास कैसे लेगा? बिल्कुल, और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी कम नहीं है। मतलब डर का माहौल? हाँ, जब वो देखता है कि सवाल पूछने वालों पर केस हो रहे हैं तो वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है। राइट। और बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? प्रिडिक्टेबिलिटी। कि चीजें स्टेबल रहेंगी। जब डेमोक्रेटिक संस्थाएं कमजोर दिखे, कानून चुनिंदा लोगों के लिए काम करे, तो पूरा सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और ऐसे अस्थिर समाज में जहां कभी भी इंटरनेट बंद हो सकता है, वहां कोई युवा अपने फ्यूचर की सॉलिड प्लानिंग कैसे करेगा? वो सिर्फ एक टेंशन और अनिश्चितता में जीने को मजबूर हो जाता है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। ये बहुत ही पावरफुल नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो सोर्सेज से जो तस्वीर उभरती है वो बहुत सीरियस है। हाँ, हमने शुरुआत की थी कि कैसे एक एग्जाम लीक एक युवा का मनोबल पहले कदम पर तोड़ देता है। उसे लगता है रेस शुरू होने से पहले वो हार गया। फिर अगर जॉब मिल भी जाए तो कम सैलरी और बेगाम महंगाई उसे निचोड़ लेती है। और सिस्टम बड़े कॉर्पोरेट घरानों के फेवर में झुका दिखता है। राइट। और आखिर में ये जो सामाजिक अस्थिरता और फ्री स्पीच पर हमले हैं, ये उसे मनोवैज्ञानिक रूप से असुरक्षित कर देते हैं। और इसका बॉटम लाइन ये है कि जब पूरी जनरेशन को लगे कि सिस्टम उनके खिलाफ है, तो उनका अपने ही देश से मोह भंग होने लगता है। और यही हमें आज के सबसे बड़े और प्रोवोकेटिव सवाल पर लाता है। जो डेटा हमने डिस्कस किया, उसके आधार पर एक सवाल हम सबको सोचना चाहिए। जब एक पूरी युवा पीढ़ी ये महसूस करते हुए वर्कफोर्स में एंट्री लेती है कि सिस्टम पारदर्शी नहीं है, कि ईमानदारी की कोई कद्र नहीं है और नीतियां सिर्फ रसूखदार लोगों के लिए हैं, तो इसका देश के भविष्य पर क्या असर होगा? एग्जैक्टली। क्या ये पीढ़ी इस टूटे हुए सिस्टम में रहकर इसे सुधारने की लड़ाई लड़ेगी, या फिर जैसा हम अक्सर देखते हैं, वो पूरी तरह निराश होकर अपना सूटकेस पैक करेंगे और विदेशों में अवसर तलाशने निकल जाएंगे, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। हाँ, देश की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं का किसी दूसरे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने चले जाना। ये बहुत डराने वाला ख्याल है। क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां देश में सिर्फ वही युवा बचेंगे जिनके पास बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के डेटा में नहीं बल्कि आने वाले कल में छिपा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक और लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर उठने वाले सवाल, ये वो अनसुलझी आलोचनाएं हैं जिन्होंने जनता के एक बड़े वर्ग के मन में भरोसे की कमी पैदा कर दी है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक तरफ बन रहे विशाल हाईवे, शानदार पुल और तेजी से फैलता डिजिटल नेटवर्क है, और दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी, परीक्षाओं की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक जवाबदेही जैसे बुनियादी मुद्दे हैं। इन दोनों के बीच का ये जो तनावपूर्ण बैलेंस है ना, ये आगे चलकर जनता के विश्वास और देश की राजनीति की दिशा को कैसे तय करेगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज के एक्सप्लेनर यही समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए